क्रिया जो शब्द है संस्कृत की क्री धातु से बनती है, जिसका अर्थ होता है करना। क्रिया जो शब्द है संस्कृत की क्री धातु से इसका निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है करना। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रिया की परिभाषा। परिभाषा जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिससे हमें ये पता चले कि इस शब्द से या अमुक शब्द से किसी कार्य के होने की प्रोसीडिंग का पता चल रहा है कि कार्य होने का द्योतक कौन सा शब्द है, उन्हीं शब्दों को अपन क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि, ये सभी क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। जैसे एक उदाहरण के रूप में एक वाक्य अपन लेते हैं, राम विद्यालय जाता है। वाक्य के प्रारंभ में कर्ता होता है, राम अपना सब्जेक्ट हो गया, विद्यालय कर्म हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, जाता है क्रिया शब्द है, ये हम जानते हैं। लेकिन परिभाषा ये कहती है कि जिन शब्दों से हमें ये जानकारी मिले, ये पता चले कि ये कार्य किया जा रहा है, या जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है, उसे अपन क्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जाता है को एक थोड़ी देर के लिए अपन भूल जाते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और अपन देखते हैं राम विद्यालय, ये दो शब्द बचते हैं। तो अब हमारे पास जाता है को जब हम लोप कर देते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि राम विद्यालय का क्या काम करना, जाना है, आना है, क्या नहीं है। और जैसे ही हमारे सामने ये जाता है शब्द दिखाई देता है तो हमें पता चल जाता है कि राम जो है विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। तो जाता है जो शब्द है ये क्या है? क्रिया शब्द है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। जनरली जो बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्म के आधार पर पूछे जाते हैं, लेकिन अपन दोनों ही प्रकार से क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा रचना एवं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो क्रियाएं
उनको दो भागों में बांटा जा सकता है जनरली। एक तो कर्म के आधार पर क्रिया और एक रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। जनरली जो प्रश्न बोर्ड में आता है वो कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है। कर्म के आधार पर एक जो क्रिया है वो अकर्मक है या सकर्मक है। कर्म के आधार पर फिर अपन आगे क्रियाओं के भेदों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्गीकरण। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक अकर्मक क्रिया, नंबर दो सकर्मक। कर्म के आधार पर हमने क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया, अकर्मक क्रिया, नंबर दो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में आ उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है अभाव। क्या अर्थ होता है? अभाव। कर्म का मतलब कर्म, यानी कि जिन वाक्यों में क्या पाया जाता है? कर्म का अभाव पाया जाता है, तो वहां क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर नहीं पड़े? कर्म पर नहीं पड़े। किस पर पड़े? जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर सीधे किस पर पड़े? कर्ता पर पड़ता है, तो वहां पर भी क्रिया अकर्मक होती है। जब कर्म होगा ही नहीं तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा नहीं। जब कर्म पर नहीं पड़ेगा तो क्रिया का प्रभाव कहाँ जाएगा? सीधा कर्ता की तरफ, तो वहां क्रिया अकर्मक होती है। सीधे सरल शब्दों में अपन इसको ध्यान रख सकते हैं कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्या कर्म का अभाव पाया जाता है, अर्थात जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर नहीं पड़कर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो वहां क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सा उपसर्ग होता है हिंदी का, सा का अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? साथ। जब वाक्य में किसका साथ हो? कर्म का साथ हो, या जब वाक्य में कर्म का साथ हो यानी कि कर्म विद्यमान हो तो वहां क्रिया सकर्मक होगी। जब कर्म विद्यमान हो तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा हो? कर्म पर पड़ रहा हो, तो वहां क्रिया हो जाती है अपनी सकर्मक। तो इसको आसानी से ध्यान रखा जा सकता है कि जहां कर्म का अभाव होता है वहां क्रिया कर्मक होगी, और जहां वाक्य में कर्म होता है वहां क्रिया सकर्मक होगी। और विस्तार से इनकी परिभाषा देखते हैं। अकर्मक क्रिया। नंबर एक, कर्म के आधार पर क्रियाओं का अध्ययन अपन कर रहे हैं। इसमें नंबर एक है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर में पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। सीधी सी बात है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ता है?
सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वहां क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण से अपन समझने का प्रयास करते हैं इसको। राम दौड़ता है। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं यहाँ तुलनात्मक रूप से। राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राम क्या है, करता है। सभी जानते हैं राम सब्जेक्ट है, दौड़ना क्रिया है। क्या है, क्रिया। कर्म है ही नहीं बीच में, तो जब कर्म हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। नंबर दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि कौन क्रिया करने का काम कौन कर रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कौन दौड़ता है, राम दौड़ता है। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, दौड़ क्रिया है और करता है, बीच में कर्म नहीं है। परिभाषा भी यही बात कहती है कि जहाँ कर्म का अभाव पाया जाता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ सीधा सीधा कर्म का अभाव है तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। लेकिन दूसरे तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो ये करता है, जाना क्रिया है, बीच में विद्यालय क्या बैठा हुआ है, कर्म बैठा हुआ है, तो यहाँ क्रिया क्या होगी, यहाँ तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। यहाँ जाता है जो शब्द क्रिया है, इसका प्रभाव राम पर नहीं पड़ रहा है। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, इसका मतलब इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीधा विद्यालय पर पड़ रहा है। विद्यालय क्या है, यहाँ हमारे पास कर्म है, राम करता है, जाता है क्रिया है और विद्यालय कर्म है। तो सीधी सी बात है, क्रिया का प्रभाव अब किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रिया कर्मक नहीं होगी, ये क्रिया कर्मक नहीं होगी। क्रिया कर्मक कब होगी, जब सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। अर्थात या अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया वहां होती है जहां कर्म का अभाव पाया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, मोहन सोता है, सीता लजाती है, राम खेलता है। तीन वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब तीनों वाक्यों को देखो कि मोहन करता है, सोना क्रिया है, सोना क्या है, क्रिया है। कर्म का बीच में क्या है, अभाव है, या कर्म है ही नहीं, करता है और फिर क्रिया है। तो कर्म के अभाव में क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। जब कर्म है ही नहीं तो सकर्मक हो नहीं सकती। सीता लजाती है, सीता सब्जेक्ट हो गया, लजाना क्रिया हो गई। इस वाक्य में भी क्या है, कर्म का अभाव है और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, लजाने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। इसका मतलब जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और कर्म का अभाव है तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। राम खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। खेलना क्या है, क्रिया है। कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म का अभाव वाक्य में हो, जहां वाक्य में कर्म का अभाव होता है वहां क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी, अकर्मक होगी। एक तो अकर्मक क्रिया के इस प्रकार के वाक्य होते हैं, दूसरे प्रकार के वाक्य और भी होते हैं जिनमें अधिकरण कारक का प्रयोग होता है।
अकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक नोट लगाओ और नोट में लिखो, जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म जैसा कुछ दिखाई दे लेकिन उसके साथ अधिकरण कारक चिह्न कौन कौन से होते हैं? में और पर। अधिकरण कारक चिह्न में पर लगे हों तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। सीधी सी बात है। दो प्रकार के नियम हमको अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। नंबर एक, जिसमें कर्म का अभाव हो, तो सीधे सीधे हमको पता चल जाता है हमें कि जिसमें कर्म होगा ही नहीं तो क्रिया अकर्मक होगी, उसमें केवल कर्ता होता है और क्रिया होती है। दूसरे प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म जैसा कुछ हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ में और पर, ये जो अधिकरण जो कारक के चिह्न होते हैं, इनका प्रयोग यदि हो रहा है, उस कर्म जैसा जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके तुरंत बाद यदि में और पर कारक चिह्न का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर भी क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन ध्यान रहे साथ में और पर एक कर्म जैसा जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, या आप मान सकते हैं कर्म हमें दिखाई दे रहा है और उसके साथ में और पर लग गए, तो वहां तक तो क्रिया कर्मक हो गई। लेकिन आगे चलकर दूसरा कर्म भी हमें वाक्य में मिल सकता है। यदि उसी वाक्य में पहले कर्म के साथ में और पर लगे हुए हों और दूसरा कर्म यदि हमें उस वाक्य में दिखाई दे रहा है, तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। लेकिन सकर्मक क्रिया पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अकर्मक क्रिया पर अपन फोकस करते हैं। जो नोट हमने लगाया है, इसको उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। लता मैदान में दौड़ती है। लता मैदान में दौड़ती है। अब लता सब्जेक्ट है, बिल्कुल राइट बात है, सब्जेक्ट है। दौड़ना क्रिया है, इस बात को भी हम जानते हैं, दौड़ना क्रिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये वाक्य अकर्मक है या सकर्मक। वाक्य के आदि में कर्ता है, वाक्य के अंत में क्रिया है, बीच में कुछ हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। लता मैदान में दौड़ती है, लेकिन कर्म जैसा कुछ हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग है? में। और अधिकरण कारक चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। मैंने बताया है कि वाक्य में यदि कुछ कर्म जैसा हमें कोई शब्द दिखाई दे और उसके तुरंत बाद में और पर का प्रयोग यदि हो रहा है, तो क्रिया वहां पर कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। यदि ये कर्म है, यदि एक बात हम मान लेते हैं कि ये कर्म है, तो जैसे ही में और पर का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग इस कर्म के बाद होगा, तो इसके कर्म का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है और क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अकर्मक।
राम छत पर बैठा है। किस पर बैठा है? छत पर बैठा है। लेकिन देखो राम करता है, बैठना क्रिया है, छत कर्म है, ये मान लीजिए आप तो कर्म है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या लगा हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग। किसका प्रयोग हो रहा है? अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। और यदि नियम ये कहता है यदि कोई कर्म है और कर्म के तुरंत बाद यदि में और पर का प्रयोग हो रहा हो तो उसके कर्म का भाव नष्ट हो जाता है और क्रिया कैसी हो जाती है? अकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जनरली। एक तो सिंपल होते हैं जिनमें कर्म होता ही नहीं, दूसरे प्रकार के वाक्य इस प्रकार के होते हैं जिनमें कर्म जैसा कुछ दिखाई देता है लेकिन उसके साथ किसका प्रयोग होता है? में और पर का प्रयोग होता है, तो वहां वो वाक्य अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक क्रिया में क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता था? कर्ता पर पड़ता था। और सकर्मक क्रिया में क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य में यदि कर्म आएगा तो सकर्मक होगी और कर्म यदि नहीं आएगा तो सकर्मक नहीं होगी। सकर्मक सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता हो? कर्म पर। सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो तो वहां क्रिया सकर्मक होगी। सीधी सी बात अपन ध्यान रख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के वाक्यों में सब्जेक्ट भी होगा प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा प्लस वर्ब भी होगी। यदि ये तीनों चीज हमें वाक्य में दिखाई दें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया बराबर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ये अपन ध्यान रख सकते हैं। सूत्र के माध्यम से बात वही आ जाती है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो, तो वहां क्रिया सकर्मक होगी। और कर्म पर तभी पड़ेगा जब वाक्य में कर्म आएगा। यदि वाक्य में कर्म आएगा नहीं तो प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। एक उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को अपन समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम करता है, पढ़ना क्रिया है, पुस्तक क्या है? कर्म है। तो सीधे सीधे पता चल रहा है हमको वाक्य में कर्ता भी दे रखा है, क्रिया भी दे रखी है, बीच में क्या दे रखा है? कर्म भी दे रखा है। और जब वाक्य में कर्म होता है तो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। सिंपल वाक्य है बिल्कुल। वैसे भी क्रिया का प्रभाव देखो, राम पुस्तक पढ़ता, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधे किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, ना कि राम पर।
लता खाना बनाती है। लता सब्जेक्ट है, बनाना क्रिया है और खाना कर्म है। जब वाक्य में सीधे सीधे कर्म दे रखा है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। वैसे भी अपन देखते हैं तो क्या बनाती है लता, क्या बनाती है क्रिया? लास्ट में मैं बताऊंगा आपको अकर्मक और सकर्मक की सीधे सिंपल तरीके से पहचान में मैं आपको बताऊंगा। क्रिया से हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर कर्ता प्राप्त होता है तो क्रिया कर्मक हो जाएगी, और प्रश्न का उत्तर कर्म प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं, लता खाना क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? खाने पर पड़ रहा है, ना कि लता पर। जब क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन मैदान में बॉल से खेलता है। इस बात को ध्यान से देखें, मोहन मैदान में बॉल से खेलता है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्रिया हो गई। अब देखते हैं हम कि वाक्य कर्मक होगा या सकर्मक। यदि इसमें कर्म दे रखा होगा तो सकर्मक हो जाएगा, और कर्म नहीं दे रखा होगा तो अकर्मक हो जाएगा। यहाँ पहले सीखते हैं मैदान, लेकिन मैदान के तुरंत बाद हमने देखा मैं लगा हुआ है, और मैं और पर आने पर वहां किसका भाव नष्ट हो जाता है? कर्म का भाव नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमारे पास वाक्य कर्मक ही है, लेकिन आगे देखते हैं तो दूसरा कर्म बैठा है, क्या? बॉल। क्या बैठा है? बॉल। ये क्या है? कर्म है। क्या है ये? कर्म है। इसके बाद तो मैं और पर नहीं लगे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो क्रिया अकर्मक का भाव थी। मैं और पर, क्योंकि पहले कर्म जैसा कुछ हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद क्या लगा हुआ है? मैं। और मैं और पर लगने पर कोई भी शब्द हो, मैं और पर उसके बाद यदि लग जाते हैं तो वो कर्म नहीं होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ तक तो कर्म था ही नहीं, लेकिन इससे आगे जब हम वाक्य को देखते हैं तो क्या है? बॉल। बॉल क्या है? यहाँ पर कर्म है, इसलिए ये क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इस बात को ढंग से देखना है, क्योंकि कहीं ऐसा न करने की यहाँ तक देखने की कर्म दिखाई तो दे रहा है, इसके साथ मैं ऊपर लगे हुए हैं और हम करने जल्दी से अकर्मक क्रिया, ऐसा नहीं करना है। यदि ये बात होता कि मोहन मैदान में खेलता है तो अकर्मक होती निश्चित रूप से, क्योंकि मैदान के साथ मैं ऊपर लगे हुए तो ये अकर्मक का भाव हो गया। लेकिन इसके बाद किससे खेलता है? बॉल से खेलता है। क्या खेलता है? बॉल खेलता है, यानी कि बॉल से खेलता है, बॉल की सहायता से खेलता है। तो ये क्या क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बॉल पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। और देखते हैं इसी प्रकार के उदाहरण। लता छत पर पतंग उड़ा रही है। लता छत पर पतंग उड़ा रही है। दूसरा देखते हैं, राम जंगल में फल
तोड़ता। राम जंगल में फल तोड़ता है। दो वाक्यों को समझने का प्रयास करें। लता सब्जेक्ट है, उड़ा रही है क्रिया है। लता आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब देखते हैं छत। हमें कर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पद। यदि मैंने बताया कि कर्म जैसा कुछ दिखाई दे और उसके साथ यदि अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो उसके कर्म का भाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कर्म का जो भाव है वो नष्ट हो गया। यहाँ तक तो क्रिया अपनी कैसी रही, अकर्मक रही। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दूसरा कर्म दिखाई देता है, जो क्या है, पतंग। पतंग क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सकर्मक। वैसे भी अपन प्रश्न करते हैं, क्या उड़ा रही है, पतंग। क्रिया से हमने प्रश्न किया कि क्या उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, पतंग पर पड़ा, अर्थात कर्म पर पड़ा। इसलिए क्रिया का जो रूप होगा, स्वरूप होगा, वो सकर्मक क्रिया का होगा। राम जंगल में फल तोड़ता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तोड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। यहाँ जंगल कर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ क्या बैठा हुआ है, मैं। तो यहाँ तक तो कर्म का भाव नष्ट हो गया। इससे आगे फल दिखाई दे रहा है हमको। क्या दिखाई दे रहा है, फल। फल क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। देखते हैं क्रिया पर प्रभाव, किस पर प्रभाव पड़ता है। राम जंगल में फल क्या तोड़ता है, फल तोड़ता है। क्रिया से हमने प्रश्न किया, क्या तोड़ता है, फल तोड़ता है। तो उत्तर कर्ता प्राप्त होता तो अकर्मक होती है, और उत्तर यदि कर्म प्राप्त हो रहा है तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। तो तोड़ना जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। इसलिए क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो जब हमने सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा देखी, मैं एक बार पूरे प्रकरण को कर्म के आधार तक आपको दोहरा देता हूँ। सर्वप्रथम हमने क्रिया देखी। क्रिया जो शब्द है संस्कृत के क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। फिर हमने क्रिया की परिभाषा देखी, क्रिया कहते किसे हैं। एक सिंपल सी परिभाषा मैंने बताई आपको कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। फिर हमने देखे क्रिया के भेद। क्रिया के एक मोटे तौर पर दो भेद किए, एक किए कर्म के आधार पर और दूसरा किया रचना एवं प्रयोग के आधार पर। तो प्रथम जो भेद था कर्म के आधार पर, उसके पुनः दो भेद किए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हमने जब सकर्मक जो क्रिया है उसमें क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक जो क्रिया है उसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि जब हम क्रिया से प्रश्न करें, उत्तर हमें कर्म प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और क्रिया से प्रश्न करने पर यदि उत्तर कर्म प्राप्त नहीं होता है, कर्ता प्राप्त होता है, तो क्रिया अकर्मक होगी।